Good morning class. वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारे बीएड की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में हमने कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और यह है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज़, कलम, किताब आदि हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब शब्द की परिभाषा हम देते हैं, शब्द को हम डिफ़ाइन करते हैं, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये बात कि भाषा शब्द की स्वतंत्र इकाई है, और दूसरी ये बात कि भाषा शब्द की सार्थक इकाई है। इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। पहला, भाषा शब्द की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे मेज़, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण इनको कोश में स्थान दिया जाता है, और शब्दों के अर्थ आप कोश से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, कलम, ठीक है, ये सब हिंदी के शब्द हैं और ये सब स्वतंत्र शब्द हैं। इसीलिए ये कोश में भी आपको मिल जाएंगे, यानी डिक्शनरी में, अगर आप हिंदी डिक्शनरी में अगर आप इन सारे वर्ड्स को ढूंढेंगे तो आपको इनके अर्थ भी मिल जाएंगे। अब सेकंड है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती हैं। कलम तथा कमल तो हिंदी के शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों सार्थक हैं, पर मकल, लकम शब्द नहीं हैं, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं। देखिए, कलम और कमल ये दोनों हिंदी के शब्द हैं, जो क, ल और म से मिलकर बने हैं। शब्द होने के साथ साथ इनका सार्थक अर्थ भी है। इन दोनों शब्द के पास सार्थक अर्थ है, इसीलिए इन्हें हम शब्द कहेंगे। ओके, सार्थक शब्द है। ओके, पर मकल और लकम, देखिए ये भी क, ल और म को थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया है, तो ये थोड़ा अलग हो गया है। यह शब्द नहीं है, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं, यानी उन्हीं ही व्यंजन से बने हैं, लेकिन फिर भी ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ सार्थक नहीं है। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं, जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन यह सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। जैसे आपने इंग्लिश में देखे होंगे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड वर्ड्स है। वैसे ही हिंदी में भी अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं। हर भाषा में अनलिमिटेड, असीमित शब्द होते हैं, जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, किसी भाव या विचार को एक्सप्रेस करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, क्योंकि मैंने बताया अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन सभी शब्द सेम नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। तो किस प्रकार से अलग होते हैं? कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों आदि का नाम बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी,
दिल्ली, आगरा, शीला, घोड़ा, बच्चा आदि। ये सभी संज्ञा है क्योंकि ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बता रही है। और हमने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, आगे है कुछ क्रियाओं, घटनाओं को व्यक्त करते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो क्रिया या फिर किसी भी घटना को बताते हैं, जैसे करना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। कुछ दूसरे शब्दों संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसे हम क्रिया विशेषण या विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, ओके दिख रहा है आपको? अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये सभी हो गया विशेषण। ये संज्ञा की विशेषता बताता है। आगे है धीरे धीरे, तेज़ी से, कल, आज, ये सभी क्रिया विशेषण हैं क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा का यूज़ हम लोग कहेंगे किसी का भी नाम लेकर, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा हो गई उसकी विशेषता। और जब किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए विशेषण हो जाएगा ये अच्छा। लेकिन जब कहेंगे हम लोग धीरे धीरे चलना चाहिए, तो चलना होता है क्रिया, और क्रिया की विशेषता यहाँ पर है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। ओके, शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, उपसर्गों के द्वारा, जैसे अन, जोड़, आदर। अन, जोड़, आदर, ये होता है अनादर। ये उपसर्ग के द्वारा शब्द बने हैं। जैसे आदर जो है वो भी एक कंप्लीट शब्द है, लेकिन उसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया गया है, जिसके वजह से अब ये अन उपसर्ग जोड़ने के बाद ये अनादर एक नया शब्द बन गया है। दूसरा है प्रत्ययों के द्वारा, जैसे सुंदर, जोड़, ता। ठीक है, प्रत्यय ये किसी भी सार्थक शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं। सुंदर एक शब्द था जिसका सार्थक एक अर्थ है हमारे पास, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया। अब हमारे पास एक नया शब्द बन गया है सुंदरता, और सुंदरता का भी सार्थक अर्थ होता है। नेक्स्ट है समास प्रक्रिया द्वारा, जैसे स्नान, जोड़, गृह। यहाँ पर दोनों ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, सार्थक अर्थ होते हैं, लेकिन जब 2 सार्थक अर्थों वाले शब्द को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है समास। ठीक है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला तो उपसर्ग, जब हम किसी सार्थक शब्द से पहले किसी शब्द को जोड़ते हैं तो जिसे हम जोड़ रहे हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्ययों के द्वारा कैसे होती है रचना, तो किसी भी सार्थक शब्द के बाद हम प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। और समास में 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम समास द्वारा पढ़ेंगे। आइए उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण स्टार्ट करते हैं। ओके, उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग जो है वो हिंदी ही भाषा के कुछ
सार्थक लघुत्तम खंड हैं। इनसे क्या होता है, ये किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, यानी शब्द से पहले जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्योंकि नए शब्द का निर्माण हो जाता है, इसलिए शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अन जोड़ आदर, ठीक है, ये शब्द बना अनादर। पहले जब आदर शब्द था तो इसका अर्थ था किसी को रिस्पेक्ट देना, लेकिन अब उपसर्ग अन जुड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है अनादर, जिसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो उपसर्ग जुड़ जाने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है वी जोड़ नाश, यानी विनाश। तीसरा है दुर जोड़ दिन, यानी दुर्दिन। नेक्स्ट है सु जोड़ योग, ये है सुयोग। नेक्स्ट है बे जोड़ ईमान, ये हो गया बेईमान। नेक्स्ट है प्र जोड़ हार, यानी प्रहार। ओके, आपको एग्ज़ाम में यही पूछेगा, कोई एक कंप्लीट वर्ड देगा जैसे अनादर और क्वेश्चन पूछेगा इनमें कौन सा उपसर्ग है या इनमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक अन भी रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, तो आपको अन सिलेक्ट करना है। ओके, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, आदर शब्द में कोई भी उपसर्ग जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाइए। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, किसी भी शब्द में सारा का सारा उपसर्ग नहीं जुड़ता है, कोई 1-2 उपसर्ग जोड़कर ही आप सार्थक शब्द बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान रहे हमें सार्थक शब्द ही बनाने हैं। ठीक है, जैसे नीचे देखिए, विनाश में जो वी है वो भी एक उपसर्ग है, लेकिन अगर हम वी जोड़ आदर कर देंगे तो वी आदर ये कोई भी सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए हमें सार्थक शब्द ही जोड़ना है। दैट्स वाई उपसर्ग ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता रहे कौन सा उपसर्ग किधर जोड़ना है और किधर नहीं। ओके, हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव तथा अन्य भाषा से आगत विदेशी शब्द। इन तीनों कोटियों के शब्दों में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म, ये हो गया तत्सम, काम, ये है तद्भव, तथा ईमान, रेल, ये सब विदेशी शब्द है, तथा यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में तीनों प्रकार के ही उपसर्ग प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी में हमें 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं। एक होते हैं तत्सम, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, और दूसरे हैं तद्भव, जो शब्द हिंदी के ही हैं, और तीसरे हैं अन्य भाषाओं से लिए गए कुछ शब्द, जैसे रेलगाड़ी हो गया या ईमान। ओके, ये सब विदेशी शब्द से हमने हिंदी में लिया है, इसलिए हिंदी में तीनों प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क्योंकि 3 प्रकार के शब्द हैं, हर शब्द अपने साथ अपने ही प्रकार का उपसर्ग जोड़ता है। चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग नाम से ही पता चल रहा है, यह उपसर्ग सिर्फ केवल तत्सम शब्दों के साथ ही जुड़ेगा। ओके, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तत्सम उपसर्ग कहने का मतलब है यह उपसर्ग उन्हीं शब्दों में लगेगा जो शब्द पहले से ही तत्सम होंगे। हमने पढ़ा तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और
तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अब तत्सम उपसर्ग ही तत्सम शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, तत्सम शब्द में तत्सम के उपसर्ग ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि तत्सम उपसर्ग उठाना है और तद्भव शब्द और जोड़कर एक नया शब्द बना देना है। उससे क्या होगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। हमें तत्सम शब्द में तत्सम उपसर्ग ही जोड़ने हैं। ठीक है, तत्सम उपसर्ग 22 होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स, ये जितने 22 उपसर्ग हैं तत्सम के, ये आपको याद करने होंगे। वैसे तो ये याद करने के हैं, बट मुझे नहीं लगता आप लोग याद करोगे, लेकिन आप लोग 2-3 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको शब्द निर्माण यानी वर्ड बनाने का तरीका आ जाएगा। तो उससे क्या है, आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड हो सकता है कौन सा नहीं। और इतना तो आप भी समझदार हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वी जोड़ आदर करेंगे तो वियादर होगा। ये आप सबको भी पता है कि वियादर कोई शब्द नहीं होता है। अन जोड़ आदर करने पर जब अनादर बनेगा तो ही ये एक सार्थक शब्द है। बस वैसे ही यूज़ करना है, उतना टफ नहीं है। फिलहाल हम ये 22 उपसर्ग को देखते हैं। पहला उपसर्ग है अति, और एक शब्द है इसका अर्थ होता है अधिक। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये अति तत्सम उपसर्ग है, यानी ये अति तत्सम शब्द में ही जुड़ेगा। ओके, अति का अर्थ होता है अधिक, और इसका उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है अत्यंत, दूसरा है अत्याचार, तीसरा है अतिरिक्त, नेक्स्ट है अतिक्रमण, नेक्स्ट है अतिशय, उसके बाद है अत्युत्तम, नेक्स्ट है अत्यधिक। ये आपको सीधे उदाहरण है, मैं आपको शब्द जोड़ जोड़ कर बताती हूँ। देखिए, अत्यंत में अति उपसर्ग जुड़ा है, ये होता है अति जोड़ अंत। ठीक है, तब ये शब्द बनता है अत्यंत। हम समास, संधि, विग्रह, यह सब में इसे तोड़ना पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अत्याचार, ये हो जाएगा अति जोड़ आचार। नेक्स्ट है अतिरिक्त, ये होगा अति जोड़ रिक्त। नेक्स्ट है अतिक्रमण, यह हो जाएगा अति जोड़ क्रमण। ठीक है, सारा वैसे ही बनेगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा उपसर्ग है अधि। ओके, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर और श्रेष्ठ। उदाहरण है अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन और अधिपति। ओके, नेक्स्ट है अनु, इसका अर्थ होता है पीछे, समान या बाद में आने वाला। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है अनुभव, नेक्स्ट है अनुभूति, फिर है अनुकरण, उसके बाद है अनुरोध, फिर अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा, अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, अनुमान, और लास्ट है अनुज। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है अप, उसके बाद है अभी, अव, आ, उत। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये भी कुछ उपसर्ग हैं और ये सब तत्सम उपसर्ग हैं। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ लेना है एक बार। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट दिख रहा है ना सम, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए
आगे है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। ठीक है, संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, ये उन्हीं से डेवलप हुए हैं, उन्हीं से विकसित हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसमें। इन्हें हम हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा पीछे, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी के ही शब्द हैं, इसीलिए तद्भव उपसर्ग हम कहेंगे। ये वही उपसर्ग हैं जो हिंदी के ही उपसर्ग हैं। अब आइए कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग पढ़ते हैं। पहला है अ या फिर अन। ठीक है, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, यानी किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का ना होना। उदाहरण, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह, अथाह, अनबन, अचेत, अनमोल। ओके, नेक्स्ट है उन। इसका अर्थ होता है कम। उदाहरण, 49, 59, 69, 39। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको जो उपसर्ग दिख रहा है ऊपर, वहाँ चौ जहाँ तक लिखा है ना, चौ, जिसका अर्थ है चार, और उदाहरण है चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग, यानी जो शब्द हमने हिंदी में विदेशी भाषाओं से लिए हैं उनमें हम उपसर्ग भी विदेशी ही लगाएंगे, उसे हम आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत यानी कहीं बाहर से आने वाला, और हम विदेशी भी उसी को कहते हैं जो कहीं बाहर से आता है। ओके, और ये विदेशी शब्दों से लिया गया है, इसीलिए इसे विदेशी उपसर्ग कहते हैं, और ये विदेशी उपसर्ग विदेशी शब्दों में ही जुड़ते हैं। ओके, चलिए। उपसर्ग है पहला ब, सिर्फ ब। ओके, इसका अर्थ है के साथ या से। उदाहरण है बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। दूसरा है बा। देखिए इसमें आकार की मात्रा लगी है, बा। इसका अर्थ है साथ, से। उदाहरण है बाकायदा, बाअदब, बावजूद। नेक्स्ट है बे। इसका अर्थ है बिना, यानी उसके बगैर, उसके विदाउट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, कह सकते हैं किसी, जैसे आप लोग जब स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था तो आप लोग विदाउट यूनिफॉर्म जाते थे, यानी कोई दूसरी ड्रेस पहनकर जाते थे, तो क्या कहते थे, आज बगैर यूनिफॉर्म के, बिना यूनिफॉर्म के आए हैं। तो उसी तरह से ये सब विदेशी शब्द हैं। उदाहरण है बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन, बेईमान, बेवफा, बेखटके, बेघर, बेहोश, बेसमझ। ओके, अब नीचे देखिए और भी कुछ उपसर्ग है। बद, खुश, ना, गैर, ला। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा आपको एक ही स्लाइड में है, ब से लेकर सर तक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। ठीक है, उपसर्ग के आधार पर हम शब्द कैसे बनाते हैं, शब्दों का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। ओके, जैसे हमने पढ़ा तत्सम शब्दों में तत्सम उपसर्ग, यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों में हम संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग ही लगाते हैं। ओके, अर्थात तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग, तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे
सु यह तत्सम उपसर्ग है, ठीक है, यानी ये संस्कृत भाषा से आया हुआ उपसर्ग है। यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र बनता है, पर पूत जो कि तद्भव है इसके साथ सुपूत नहीं लगता। सु जो है ये तत्सम उपसर्ग है, यानी संस्कृत का उपसर्ग है, और पुत्र शब्द भी संस्कृत से ही हिंदी में लिया गया है। तो तत्सम उपसर्ग सु, तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र बनता है, लेकिन सुपूत नहीं बनता है। सुपूत कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूत जो है वो तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें तत्सम उपसर्ग नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुत प्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अतः इत्यादि। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द जो है कुछ उपसर्ग जो है वो भाषा में बहुत प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है तत्सम के कुछ उपसर्ग अगर हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए, बहुत ज़्यादा चलने लगे, बहुत ज़्यादा उनका प्रयोग होने लगा, तो साहित्यकार क्या करते हैं, वो किसी भी उपसर्ग को मतलब तत्सम उपसर्ग को किसी तद्भव या विदेशी शब्द के साथ जोड़ देते हैं, प्रयुक्त करते हैं। इससे कुछ अलग शब्दों का भी निर्माण होता है, जैसे बेजोड़, अथा इत्यादि। ओके, ऐसा कभी कभी होता है, बट आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो आप तत्सम उपसर्ग को तत्सम शब्द के साथ ही जोड़िएगा, तद्भव उपसर्ग को तद्भव शब्द के साथ ही जोड़िएगा, और विदेशी उपसर्ग को विदेशी शब्दों के साथ ही जोड़िएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। थर्ड है, संस्कृत के निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में। ओके, तीसरा पॉइंट है, संस्कृत के निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत का एक उपसर्ग है अन, ध्यान रहे इस अन में हलंत लगा हुआ है। इसे हम हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, तब इससे हलंत हट जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुनी इत्यादि। नेक्स्ट है, तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, जैसे दुर, दुष, दुस, दुष इत्यादि, जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। यानी तत्सम उपसर्ग में यानी कुछ संस्कृत के उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, दू सब में है और आखिरी में क्या है, एक बार रौ है, एक बार तालव्य श है, एक बार मूर्धन्य श है और एक बार दंत स है। ओके, पहले दंत स है, फिर मूर्धन्य श, तालव्य श। ओके, आदि जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। मतलब ये फिक्स है कहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगेगा। देखिए, पहला है दुर, ये लगेगा सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में। स्टूडेंट्स, जब आपने पहली बार व्याकरण पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं। ओके, फिलहाल उतने डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। सघोष, अघोष ऐसी सारी ध्वनियों के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर नहीं है तो वो बात की बात है, क्योंकि फ़िलहाल उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। आपको अभी सिर्फ पढ़ना है कौन सा उपसर्ग किस शब्द के साथ लगता है। तो आइए देखते हैं। पहला है दुर, इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध। ओके, और ये सब
सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्द हैं। यह याद रखिएगा कौन सा उपसर्ग किन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में लगता है। और थोड़ी बहुत ध्वनियों की समझ भी रखिएगा, वरना आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपको जो शब्द दिया गया है वो कौन सी ध्वनि से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दुस्। इससे बनने वाले शब्द हैं दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर। यहाँ स और त अघोष ध्वनियों के पूर्व हैं। ओके, नेक्स्ट है दुष। इससे बनने वाले शब्द हैं दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्रयाय। यहाँ पर क, प आदि अघोष ध्वनियों से पूर्व यह उपसर्ग दुष लग रहा है, यानी क और प जो है वो अघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, दुष। नेक्स्ट है दुष्चरित्र, दुश्चिंता। यहाँ पर च आदि ध्वनियों से पूर्व यह वाला दुष उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। इसी प्रकार निर, निस, निश, निश रूपों के प्रयोग भी मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। कभी कभी कोई एक ही उपसर्ग के अलग अलग अर्थ भी निकल जाते हैं जब वो अलग शब्दों के साथ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, और कभी उसकी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। जब हम किसी उपसर्ग का उपयोग करके नए नए शब्द बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी शब्द जिस व्याकरणिक कोटि में था उसी व्याकरणिक कोटि में रह जाता है, और कभी उपसर्ग के प्रयोग करने से शब्दों की व्याकरणिक कोटि बदल जाती है, चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन, यानी उपसर्ग जुड़ने के बाद जब व्याकरणिक कोटि बदल जाती है तब उसे कैसे देखते हैं। देखिए, था एक शब्द है जो संज्ञा है, लेकिन इसमें अ उपसर्ग जोड़ने के बाद ये शब्द बन रहा है अथा, और ये अथा शब्द एक विशेषण है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, था एक संज्ञा थी, था शब्द एक संज्ञा शब्द थी, और इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा अ, और अब ये बन गया है शब्द अथा, और अथा शब्द विशेषण होता है, यानी यह शब्द संज्ञा से विशेषण में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है अन जोड़ पढ़। पढ़ होता है क्रिया, और जब हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया अनपढ़, और अनपढ़ शब्द होता है विशेषण, यानी यहाँ पर व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है नी जोड़ डर। डर शब्द संज्ञा होता है, लेकिन नी उपसर्ग जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है निडर, और निडर शब्द विशेषण होता है। नेक्स्ट है अन जोड़ बन। बन होता है क्रिया शब्द। अन जोड़ बन, अन होता है क्रिया शब्द, और जब इसमें हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अन जोड़ बन, यानी अनबन, और अनबन शब्द है संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया से शब्द संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है, इसे कहेंगे व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन। अब नेक्स्ट है जब परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं। अन जोड़ होनी, ये मिलकर बनती है अनहोनी। तो होनी शब्द भी संज्ञा है, जब हमने इसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया अनहोनी, परंतु अनहोनी शब्द भी एक संज्ञा है। नेक्स्ट है अन जोड़ आवश्यक। ये होता है विशेषण। ठीक है, आवश्यक शब्द एक विशेषण है, जब हमने इसमें अन उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अनावश्यक, और अनावश्यक यह शब्द भी विशेषण है। नेक्स्ट है गैर जोड़ जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द संज्ञा है, जब हमने इसमें गैर उपसर्ग जोड़ दिया तो एक नया शब्द बनता है
गैर जिम्मेदारी, और यह गैर जिम्मेदारी शब्द भी एक संज्ञा है। यानी हमने इन लास्ट के 3 एग्जाम्पल में देखा कि व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? जब हम उपसर्ग को किसी भी शब्द में जोड़ते हैं तो या तो उस शब्द की व्याकरणिक कोटि चेंज होती है या फिर नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारा उपसर्ग समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यय। चलिए, यहाँ है हमारा प्रत्यय, यहाँ से स्टार्ट। प्रत्यय की परिभाषा यानी डेफिनेशन देखते हैं। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहे जाते हैं। पीछे हमने क्या देखा? उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले जुड़ता है, और ये है प्रत्यय। ये भाषा के सार्थक लघुतम खंड है, यानी छोटे छोटे खंड हैं जो क्या करते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के प्रत्यय, पहला है रूप साधक प्रत्यय। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रत्यय के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रत्यय जिन्हें हम तत्सम प्रत्यय भी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, वो बात की बात है। पहले पढ़िए हिंदी के प्रत्यय। पहला होता है रूप साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से ही होती है। हिंदी भाषा में जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूप की रचना करते हैं तब हम रूप साधक प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। देखिए संज्ञा में कैसे है। लिंग वचन कारक की कोटि के लिए संज्ञा शब्दों में लिंग बताने के लिए, वचन यानी एक वचन बहुवचन बताने के लिए, और कारक की कोटि बताने के लिए रूप साधक प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। सर्वनाम में पुरुष यानी प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है या अन्य पुरुष है, यह बताने के लिए, या वचन एक वचन बहुवचन कौन सा वचन है ये बताने के लिए, या फिर कारक की कोटि बताने के कारक के लिए सर्वनाम शब्दों में रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग होता है। और क्रिया में काल बताने के लिए, जैसे भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, या फिर पक्ष क्या है, वृत्ति, वाच्य इत्यादि के लिए हम रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे संज्ञा के रूप। देखिए पहले है 4 कॉलम है। पहला कॉलम देखिए सामान्य एक वचन, दूसरे कॉलम में है सामान्य बहुवचन, तीसरे कॉलम में है तिर्यक एक वचन, और लास्ट कॉलम में है तिर्यक बहुवचन। पहला है लड़का, ठीक है, और सामान्य बहुवचन है लड़के। इसके नीचे है धोबी और सामान्य बहुवचन भी है धोबी। फिर सामान्य एक वचन है साधु, आगे भी है सामान्य बहुवचन में भी साधु है। फिर है सामान्य एक वचन राजा, सामान्य बहुवचन में भी है राजा। आप ये देख लीजिए। अब चलते हैं तिर्यक एक वचन और तिर्यक बहुवचन। तिर्यक एक वचन में जब हम कहेंगे लड़के और तिर्यक बहुवचन में भी कहेंगे तो वो लड़के नहीं होगा, वहाँ पर लड़कों हो जाएगा। ओके, तिर्यक एक वचन में जब कहेंगे धोबी और तिर्यक बहुवचन में कहेंगे धोबियों। ओके, ये संज्ञा के रूप हैं, और संज्ञा के रूपों में हम जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसी तरह से विभिन्न रूपों की रचना होती है, जैसे लड़का से लड़के, फिर वहाँ लड़के से लड़कों। ओके, और इसे हम कहते हैं रूप साधक प्रत्यय के द्वारा संज्ञा की नए रूपों की रचना हो रही है। अब देखते हैं क्रिया के रूप। ता है, दिख रहा है आपको? ओके, ता है रूप वर्तमान काल नित्यपक्ष पुल्लिंग रूप की तुलना देता है। ठीक है, ता है ये एक रूप है
क्रिया का, ओके, ता है। ये आपको कॉमा के अंदर है, देखिए यह क्रिया का एक रूप है। ये हमें काल की तुलना देता है या नित्य पक्ष की या फिर पुल्लिंग रूप की तुलना देता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एक वचन में कहेंगे वो घर जाता है, तो जाता है में लास्ट में ता है आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एक वचन के बारे में जानकारी मिलती है कि कोई एक व्यक्ति घर जा रहा है, ओके, वो घर जाता है, कोई एक व्यक्ति घर जा रहा है। हमें पुल्लिंग की भी पता चलता है, क्योंकि जब कहा जाता है तो वो पुल्लिंग ही होगा, तभी तो जाता है, वरना जाती है हो जाता। ठीक है, आगे है मैं घर जाता हूँ। यहाँ पर मेरी बात हो रही है, यानी प्रथम पुरुष की बात हो रही है, मैं घर जाता हूँ। तो पुल्लिंग शब्द की भी बात हो गई, क्योंकि पुल्लिंग रूप है तभी तो जाता हूँ, नहीं तो क्या होता जाती हूँ। अच्छा, ये 3 था। चलिए सेकंड देखिए, यहाँ है इस साइड। नहीं रुकिए, पहले हो गया ना वो घर जाता है, यह एक वचन में है, इसी का बहुवचन हो जाएगा वे घर जाते हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है जब वे कह दिए तो हो गया कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसीलिए कहा बहुवचन। ओके, और जब जाते हैं की बात हो रही है तो ये हो जाएगा सामान्य बहुवचन होगा। ओके, नेक्स्ट है एक वचन, वो घर जाती है। नंबर 2, वो घर जाती है, ये है एक वचन। इससे ये भी पता चल रहा है कोई एक लड़की, कोई एक महिला घर जा रही है, और इसका बहुवचन है वे घर जाती है, यानी एक से ज़्यादा लड़कियों या महिलाओं की बात हो रही है। थर्ड नंबर है मैं घर जाता हूँ, यह है एक वचन, यानी मैं अकेले घर जा रहा हूँ, जाता हूँ। और बहुवचन में है हम घर जाते हैं, यानी मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो घर जा रहे हैं। नंबर 4 है एक वचन, मैं घर जाती हूँ, यानी मैं घर जा रही हूँ, मैं सिर्फ अकेले घर जाती हूँ। अब बहुवचन की बात करेंगे तो हो जाएगा हम घर जाते हैं, यानी मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो घर जा रहे हैं। 5th नंबर है तुम घर जाते हो, यानी मैं किसी से बोलूँ तुम घर जाते हो, तो इससे पता चलता है मैं किसी एक व्यक्ति से कह रही हूँ कि तुम घर जा रहे हो या तुम घर जाते हो। अगर बहुवचन में बोलूँ तुम लोग घर जाते हो, मतलब मैं एक से ज़्यादा लोगों से कह रही हूँ तुम लोग घर जाते हो। ओके, अब 6 नंबर है तुम घर जाती हो। मैंने किसी एक लड़की से कहा तुम घर जाती हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तुम लोग घर जाती हो, मतलब उसके साथ 3-4 और लोग भी घर जा रहे होंगे, तभी मैंने कहा तुम लोग घर जाती हो। अब देखिए आगे है शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। हमें हिंदी शब्द में तत्सम प्रत्यय भी मिलते हैं, तद्भव प्रत्यय भी मिलते हैं और विदेशी प्रत्यय भी मिलते हैं। इनका काम क्या है? नए नए शब्दों की रचना करना, नए नए शब्दों का निर्माण करना। प्रत्यय का और उपसर्ग का यही काम होता है, नए नए शब्दों और नए नए शब्द के रूपों की रचना करना। एग्जाम्पल है आवश्यक जोड़ ता, ये शब्द हो गया आवश्यकता। आगे है भूल जोड़ अक्कड़, नया शब्द हो गया भूलक्कड़, भुलक्कड़। ओके, नेक्स्ट है त्याग जोड़ ई, ये एक नया शब्द बन गया त्यागी। नेक्स्ट है फंदा जोड़ बाज, नया शब्द हो गया फंदेबाज। आगे है परीक्षा जोड़ क, नया शब्द हो गया परीक्षक। नेक्स्ट है खजाना जोड़ ची, नया शब्द हो गया खजांची। ओके, आइए आगे चलते हैं। संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय, अभी हमने पढ़ा था हिंदी भाषा के प्रत्यय यानी तद्भव प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के प्रत्यय, दैट मीन्स संस्कृत प्रत्यय, या फिर इसे हम तत्सम प्रत्यय भी कहते हैं। संस्कृत में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक वे जो क्रिया धातु के बाद संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार है
दूसरे प्रत्यय वे जो संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, इनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। सबसे पहली बात, संस्कृत भाषा में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातु के बाद लगते हैं और लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो शब्द या तो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण होते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातु के बाद लगकर विशेषण या संज्ञा बनाते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पठनीय, गणनीय। ओके। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, विशेषण इन सब शब्दों में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, यानी ये संज्ञा और विशेषण के बाद ही लगते हैं और संज्ञा और विशेषण ही बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल है बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूपवती इत्यादि। ओके। अब है पहला कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय हमने पढ़ा, ये क्या करते हैं? क्रिया धातु के बाद इनका प्रयोग होता है और बनने वाले नए शब्द या तो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण होते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मे बी ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा कृदंत। ओके। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के धातु रूप के साथ कृत प्रत्यय किस प्रकार प्रयोग होते हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये यहाँ से टॉपिक है ना, संस्कृत प्रत्यय तथा तत्सम प्रत्यय, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके। आप लोग सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।